पश्चिम एशिया में माहौल तनावपूर्ण हो गया है। जहां इजराइल और हमास के युद्ध को पूरे 6 महीने हो चुके हैं, इसी बीच कल रात जो है ईरान ने इजराइल पर कई सैकड़ों ड्रोन के जरिए हमले किए। लेकिन इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम ने, जिसे आयरन डोम के नाम से जाना जाता है, उसने इन सभी ड्रोन अटैक को इंटरसेप्ट किया, न्यूट्रलाइज किया, यानी उसको खत्म कर दिया, हवा में ही उसे नष्ट कर दिया। और कहीं भी इजराइल में किसी के जानी नुकसान की खबर नहीं आई। अब सबकी निगाहें इजराइल पर टिकी हैं कि वो अब इस लड़ाई को क्या रूपरेखा देता है या जवाबी कार्रवाई में क्या करता है। लेकिन इन सब के पीछे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ये दो राष्ट्र या ये दो देश जो हैं शुरू से ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे हैं, या ये दुश्मनी बाद में शुरू हुई है। इजराइल जो है 1948 में स्थापित होता है और उसके बाद ईरान जो है कई अरब और मुस्लिम ममालिक में, अरब तो नहीं मुस्लिम ममालिक में ईरान जो है दूसरा देश होता है तुर्की के बाद जो इजराइल को रिकॉग्नाइज करता है एज ए स्टेट। और करीब 1980 तक वहां पर शाह जो होते हैं, शाह पहलवी, उनका राज होता है और उनके साथ इजराइल के संबंध अच्छे रहते हैं। लेकिन 1979 यानी 1979 में जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है, आयतुल्लाह खुमैनी वहां पर आके ईरान के सदर बनते हैं या ईरान के हेड बनते हैं, उसके बाद वो इजराइल और अमेरिका को छोटा शैतान और बड़ा शैतान कहकर संबोधित करना शुरू करते हैं। और उनका ये मानना होता है कि इस्लामिक वर्ल्ड को या पूरे विश्व को इन दो देशों से खतरा है। लेकिन आयतुल्लाह खुमैनी के वहां पर सदर बनने के बावजूद 80 के दशक में कुछ सालों तक ईरान और इजराइल के बीच कोऑपरेशन चलता रहता है। कई चीजें, क्योंकि जब शुरुआत में 1948 में इजराइल देश स्थापित हुआ था तो ईरान के साथ उनके बिजनेस संबंध भी अच्छे थे। ये सारा मामला बिगड़ता है 1989 के इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद। आयतुल्लाह खुमैनी के आने के बाद कुछ वर्षों तक भी दोनों देशों में बातचीत चलती रहती है, संबंध भी अच्छे रहते हैं। लेकिन उसके बाद सबसे पहले इजराइल ने ईरान के ऊपर ये आरोप लगाया कि ईरान कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में, पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में एक प्रॉक्सी मिलिशिया खड़ा कर देता है। यमन में हूथीस को सपोर्ट मिलता है, इजराइल फिलिस्तीन के इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में हमास को ईरान का समर्थन मिलता है। लेबनान, सीरिया जो इजराइल के बिल्कुल पड़ोसी देश हैं, वहां पर हिजबुल्लाह को समर्थन मिलता है। और इजराइल हमेशा कहता रहा है कि ईरान जो है वो पश्चिम एशिया में आतंकवादी संगठनों को हथियार और पैसे के समर्थन से वहां पर माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच ये भी समझना होगा कि इसी हमास ने इजराइल पर 7 अक्टूबर पिछले साल हमला किया था, जिसमें 1400 लोग मारे गए थे। और उसके बाद से इजराइल और ईरान के जो रिश्ते हैं वो और तल्ख हो गए, क्योंकि 7 अक्टूबर के बाद ईरान ने खुलकर हमास का समर्थन किया, खुलकर उस अटैक का समर्थन किया जो 7 अक्टूबर को हुआ था। अब ये तो हो गई ईरान की बात। इजराइल के ऊपर भी आरोप लगते रहे हैं कि ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इजराइल हमेशा से नस्तनाबूद करना चाहता है। 2020 में जो है वो कई वहां पर साइंटिस्ट पर अटैक होता है जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं ईरान के। एक वायरस की भी बात बताई जाती है कि 2018 में इजराइल ने एक ऐसा वायरस वहां पर छोड़ा जिससे न्यूक्लियर प्रोग्राम उनका साबोटाज हो गया या खत्म हो गया। इसके अलावा जब भी ईरान में किसी तरह का किसी तरह की भी आतंकी घटना होती है तो ईरान हमेशा कहता है कि इसमें इजराइल का हाथ है। और अब जिस तरह से ये जंग शुरू हुई है, इसमें नहीं लगता कि दोनों देशों के संबंध और अच्छे होंगे, क्योंकि जिस तरह से ईरान ने लाख मना करने के बावजूद, यूएस के वार्निंग के बावजूद कल सैकड़ों ड्रोन से इजराइल पर हमला किया। हालांकि वहां कुछ हताहत नहीं हुआ है, लेकिन इससे ये पता जरूर लगता है कि इन दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो और तल्ख होंगे। अब सबकी निगाहें जो हैं वो इजराइल के ऊपर टिकी हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की खबरें आ रही हैं उसमें यह समझ आ रहा है कि यूएस के राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी इजराइल से ये कहा है कि वो जवाबी कार्रवाई में इजराइल के समर्थन में खुलकर नहीं आ सकते हैं। तो अब देखना होगा कि इजराइल इस पूरे मामले में किस तरह से जवाबी कार्रवाई करता है। जवाबी कार्रवाई करता भी है या नहीं, उसकी भी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। वहीं जानकारों का यह भी मानना है कि ईरान ने कल जो हमला किया उसके बारे में या उसकी जानकारी अमेरिका, यूके और बड़े देशों को जरूर दी गई थी कि इस वक्त हमला हो सकता है। और ऐसे ड्रोन से अटैक किया गया जिससे ईरान से इजराइल पहुंचने में करीब 8-9 घंटे का समय लगा। तो ऐसे में जानकार ये भी मान रहे हैं कि क्या ये हमला सिर्फ एक इंटरनेशनल पोजीशनिंग के लिए की गई है, कि सिर्फ ये दिखाने के लिए कि गाजा में जो हमला हो रहा है या फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है, इस्लामिक देश होने के नाते ईरान उसके साथ खड़ा है।
दूसरा सवाल ये भी खड़ा होता है कि पश्चिम एशिया में जो अरब ममालिक हैं उसमें से कईयों ने अपने एयर स्पेस को बंद किया है और कई देशों का ये भी मानना है कि वो ईरान पे हमले के लिए यूएस या दूसरे मुल्कों को अपना हवाई स्पेस यूज करने नहीं देंगे। ऐसे में जॉर्डन ने इसराइल के साथ खुलकर उसका समर्थन किया है और कल जब ड्रोन्स को मार गिराने की बात आई थी तो यूएस यूके के अलावा खबरों में भी आ रहा है कि जॉर्डन ने भी इसराइल का समर्थन किया है। ऐसे में देखना होगा कि एक तरफ जब मिडिल ईस्ट में यानी पश्चिम एशिया में अरब ममालिक में इसराइल ईरान और सऊदी के संबंध अच्छे हुए हैं, तो क्या इस लड़ाई में भी इसराइल और ईरान की लड़ाई में भी अरब ममालिक बटेंगे या सभी मिलकर ईरान के साथ खड़े होते हैं? और ऐसे में जो बाइडन या यूएस की भूमिका पर भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि जो बाइडन के ऊपर लगातार सवाल उठ रहे थे कि उनके लाख कोशिशों के बावजूद इसराइल और गाजा का जो जंग है वो नहीं रुकी, वहां कई बच्चे यतीम हो गए और कैजुअलिटी करीब 30 से 35 हजार हो गई और जंग अभी भी चल रही है। जबकि इसराइल के जानकार अब ये भी लिखने और बोलने लगे हैं कि इसराइल का जो स्ट्रैटेजिक मकसद था, जो वहां पर उनका मकसद हमास को बिल्कुल खत्म करना था, वो भी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में जो बाइडन राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाले हैं और कई ग्लोबल एजेंसीज और अंतर्राष्ट्रीय समाचार ये भी बता रही है कि जंग होने की वजह से उनके टेन्योर में यूक्रेन रशिया का जंग हुआ, इसराइल हमास का जंग हुआ और अब ईरान और इसराइल के भी जंग की शुरुआत हो चुकी है। तो ऐसे में एक राष्ट्रपति जिसके टेन्योर में 3 लड़ाई शुरू हो चुकी हो और तीनों में यूएस कहीं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, तो अक्सर लोग उन पर यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या जो बाइडन अमेरिका को दूसरे देशों के जंगों में घसीट रहे हैं और ऐसे में उनके राष्ट्रपति के चुनाव पे उनके कैंपेन पर भी असर पड़ सकता है। लेकिन इन सबके बीच सबकी निगाहें पश्चिम एशिया पर टिकी हुई हैं, क्योंकि वहाँ से सभी देशों के बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। वहाँ पर ऑयल और नेचुरल गैस यानी तेल और वैसे पदार्थों का जखीरा भी माना जाता है, सबके साथ उसके संबंध भी हैं, अलग अलग देशों के साथ, मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों के साथ बाकी दुनिया के देशों के संबंध हैं, वहाँ से ऑयल और नेचुरल गैस की सप्लाई होती है। तो इन सब के बीच कई चीज़ों पर लोगों की और अंतर्राष्ट्रीय जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी नज़र रहेगी कि क्या इस जंग से तेल के दामों पर भी असर पड़ सकता है? क्या इजराइल और गाजा की लड़ाई, जिसके बारे में सभी लोग ये कह रहे थे कि ये लड़ाई और फैल सकती है पश्चिम एशिया में, क्या वो सही में अब हो चुका है? क्या जो बाइडन की जो फॉरेन डिप्लोमेसी है या जो डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से वो बार बार मिडिल ईस्ट के चक्कर काट रहे थे पिछले 6 महीने में, क्या वो असफल हो गई है? और क्या ये लड़ाई अब और आगे बढ़ेगी या इजराइल अब इस लड़ाई को यहीं पर रोक देगा? चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, एनडीटीवी इंडिया।